जी साथियों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी धीरे धीरे चल ही रही होगी, क्योंकि अभी हम लोगों के पास टाइम बहुत है। आज हम लोगों की मॉक टेस्ट की 18वीं क्लास है। इससे पहले हमने 17 क्लास कर ली है। इसकी खूबी यह है कि मॉक टेस्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, यानी उसका ऑपरेशन करके देखते हैं, उसके हर ऑप्शन को समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सही नहीं है। और इसी के साथ आखिर में हम 10 टर्मिनोलॉजी को उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों में देखते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को कर ली है। आज देखते हैं 10 टर्मिनोलॉजी कहाँ से है। देखिए, इससे पहले 130 टर्मिनोलॉजी हमने 17 क्लास में कर ली है। आज 131 से हम देखेंगे 140 तक। ठीक है, तो देखिए 140 तक टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे, और वही टर्मिनोलॉजी जो आपकी उर्दू पेडागोजी में पूछी जाती है, हम उसको इंग्लिश में या हिंदी में जानते हैं, लेकिन उस टर्मिनोलॉजी को न जानने की वजह से हम आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए इसको देखते हुए मैंने आखिर में 10-10 टर्मिनोलॉजी, यानी हर एक मॉक टेस्ट में 10 टर्मिनोलॉजी को रखा है। आज हम लोगों की 140 हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ एक पेपर में, यानी एक मॉक टेस्ट में आपका दूसरा जो लैंग्वेज का पेपर है, उसकी भी तैयारी पूरी तरह हो रही है। चलिए हम पहले क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। देखिए, ये आपका सेट जो है आई है, यानी 2018 का क्वेश्चन है। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, निज़ाम अकेडमी 22 करके ये टेलीग्राम चैनल है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस पर क्लिक करके आप जुड़ जाएं। इस पर आपको ये जो सीरीज़ चल रही है इसकी PDF दे दी जाएगी, और इसी के साथ वीडियो की लिंक भी आप वहां से हासिल करेंगे। आप नए हैं तो चैनल का हिस्सा बन जाएं, यानी उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप लाइक नहीं किए हैं, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। कोई आपका मशवरा है, वीडियो अच्छी लगी तो उसके बारे में भी आप बताएं। इसी के साथ दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए, ये तो हम लोगों की मॉक टेस्ट की सीरीज़ है, और सीटेट का जो सिलेबस है पेडागोजी का, एक एक करके हर एक चैप्टर की डिटेल वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में मौजूद है। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, उसमें 2 मैराथन भी है, और इसी के साथ हर एक चैप्टर की आप धीरे धीरे वीडियो देखते जाएंगे, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। एक लैंग्वेज की आप देखेंगे, दूसरी लैंग्वेज आपने जो भी ले रखी है उसकी भी तैयारी पूरी तरह होगी, क्योंकि क्लास जो है वो बाइलिंगुअल चलती है। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसको बरतने के तरीक़ेकार को सिखाया जाएगा तो वह, हिज्जे आपको पता है, यानी तलफ़ुज़, प्रोनंसिएशन, और उसको बरतने के तरीक़ेकार, यानी उसको सही करने के जो मेथड हैं, अगर उसको टीचर सिखाता है तो क्या होगा बताइए। उनके सीखने की महारत को तेज़ करेंगे, उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे, उनके बहाव में इजाफ़ा करेंगे, ये थोड़ा सा अटपटा सा है। उनकी तख्लीक़ी सलाहियतों को बेहतर बनाएंगे, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आपका ऑप्शन सही कौन सा है? दूसरा। देखिए, पहले खुद आप हल कीजिए, हल करके कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। देखिए, जब आप खुद दिमाग लगा करके हल करेंगे, उसके बाद जब आप सुनेंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा देर तक बाकी रहती, क्योंकि आपका ज़्यादा सेंस काम करता है। ठीक है, तो उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे। जाहिर सी बात है, जब हिज्जे सीख लेंगे, बरतने का तरीका सीख लेंगे, क्योंकि आपको पता है इसको इस्लाही तदरीस कहते हैं। ठीक है, इस्लाही तदरीस कहिए या रिमेडियल टीचिंग के नाम से भी आप जानते हैं। यानी टीचर पहले बच्चों से कुछ सुनेगा, उसके बाद उनका हिज्जे दुरुस्त कराएगा। ठीक है, और उसको किस तरह से बोलते हैं उसके बारे में बोल करके बताएगा। आजकल मॉडर्न दौर है, लेबोरेटरी यानी लैंग्वेज की जो लैब है उसमें ले जा कर के आप बच्चों को उसके तलफ़ुज़ सुना सकते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे।
चलिए दूसरा है ज़ुबान की क्लास में तामीराती निज़ाम। देखिए तामीराती निज़ाम आपकी टर्मिनोलॉजी है, यहाँ दिमाग घूम जाता है यार कि तामीराती निज़ाम का मतलब क्या है। देखिए इसको हमने इंग्लिश में पढ़ रखा होगा, कंस्ट्रक्टिव सिस्टम, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, उसी को हम तामीराती निज़ाम कहते हैं। अब अगर आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच या सिस्टम को समझ जाते हैं, कंस्ट्रक्ट मतलब किसी चीज़ को खुद ही गढ़ना, किसी चीज़ की तामीर करना, यानी खुद ही अपने आप से, यानी लर्निंग बाय डूइंग करना। इसमें क्या है, बच्चा खुद ही कोई चीज़ करेगा, ठीक है। टीचर क्या होगा, फैसिलिटेटर होगा। तो यही चीज़ किसी भी ऑप्शन में, चाहे आप सीडीपी में हो, कोई भी लैंग्वेज है, किसी भी सीडीपी में, किसी भी पेडागोजी में, ठीक है, आपकी एसएसटी की पेडागोजी में, जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है, यानी बच्चा मुतहर्रिक है, बच्चा खुद करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर है, वही ऑप्शन आपका 99% सही होगा, ठीक है। इस ट्रिक को, इस लॉजिक को आप जहन में रख करके अगर आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो अक्सर आपका आंसर सही जाएगा, ठीक है। तो तामीराती निज़ाम का मतलब यानी मतालिब का मतलब क्या है, तालिब इल्मों को मुख्तलिफ़ अक़साम का मुताला करने की तरग़ीब, क्योंकि उससे अच्छी तरह किसी मसाइल के हल में पहुँचते हैं, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। लेकिन इससे अच्छा देखते हैं, तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलियत दी जाती है कि वो अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ मीडिया का इस्तेमाल करें, ठीक है, ये दूसरा है। तीसरा क्या है, तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर, ज़ाती समझ जो खुद उसको समझ अल्लाह ने दी रखी है, जानकारी जो उस टॉपिक के बारे में उसका नॉलेज है, की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बाशुदा यानी जिसका उनका एक्सपीरियंस रहा है, उसके शय मतलब चीज़ें, और अक्कास के ज़रिए यानी जिसका रिफ्लेक्शन उन पर हुआ हो, के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफ़ा करते हैं। ये मबनी थोड़ा सा ज़्यादा आ गया होगा क्योंकि टाइपिंग की मिस्टेक पेपर में भी होती है, ठीक है। इजाफ़ा करते हैं, तीसरा ऑप्शन था। चौथा ऑप्शन देखिए अलग मैंने रख दिया है, तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ेकार को तैयार करते फिर उसे तजर्बा करते, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, आपका तीसरा बनेगा, तामीराती निज़ाम। तामीराती निज़ाम का मतलब है कि बच्चा खुद करेगा, तलबा अपनी ज़ाती समझ जानकारी की बुनियाद पर, ठीक है, जो भी उन्हें अल्लाह ने समझ दी रखी है, जो भी उनकी उस टॉपिक के बारे में जानकारी है, उस पर तजर्बाशुदा है, जो कुछ उस पर उनका एक्सपीरियंस है, उसके ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफ़ा करेंगे बच्चे, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हुआ, कौन सा, तीसरा वाला। आगे चलिए, मुंदरजा झेल में से हिंदुस्तानी इलाकाई ज़ुबान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है, ठीक है, यानी दावा नहीं माना जाता है होना चाहिए। देखिए 2018 का पेपर है, कभी कभी लोग उसका रिवीजन नहीं करते तो टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता, ठीक है। कहते हैं कि हिंदुस्तानी इलाकाई ज़ुबान, आपको पता है कि हिंदुस्तान का जब बंटवारा, हिंदुस्तान में जब स्टेट बटे हैं, जब स्टेट को बांटा गया है तो इसको किसको, ज़ुबान के बेस पर बांटा गया है, ठीक है। तो कहा जा रहा है हिंदुस्तानी इलाकाई ज़ुबान को तरक्की देने को दावा नहीं माना जाता है। किसमें नहीं माना जाता बताइए, लोगों में उसको ना जानने की ख्वाहिश। दूसरा, सहूलत का इस्तेमाल, उसके वसी पैमाने पर नागुज़ीर तर्जमे की दुश्वारियाँ। यानी कहा यह जा रहा है कि आजकल जो हिंदुस्तान की इलाकाई ज़ुबान है उसको फ़रोग़ देना, उसको बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता, इसका रीज़न पूछा जा रहा है। लोगों में उसको ना जानने की ख्वाहिश। देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन पहला है, क्योंकि आप देखेंगे जो रीजनल लैंग्वेज है अक्सर लोग उसको इग्नोर करते हैं, ना सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कहते हैं ये क्या ज़रूरत है इसको, इसमें बहुत गहराई, खुद ही बोल ले जाते हैं क्योंकि वो अक्वायर करते हैं, हासिल कर लेते हैं माहौल से, ठीक है।
तो जितनी इलाकाई ज़ुबान है, आपको पता है आपके 8वें शेड्यूल में 22 ज़ुबानें हैं टोटल। कितनी हैं? 22। इसमें से आपकी इंग्लिश नहीं है, ठीक है, उर्दू भी है और हर एक, जैसे तमिल है, हर एक स्टेट की ज़ुबान उसमें करीब करीब दाखिल की गई है, लेकिन उसकी तरक्की नहीं मिल पा रही। आर्टिकल 8 में हैं इतनी सारी ज़ुबानें, लेकिन उनकी तरक्की नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक इलाके के लोग दूसरे इलाके की ज़ुबान जल्दी सीखना नहीं चाहता, ठीक है। अभी आप हैदराबाद के लोग अगर वहाँ चले जाएं दिल्ली में, तो उर्दू ज़ुबान या हिंदी ज़ुबान उनको सिखाई जाए तो जल्दी सीखने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इसी के साथ वहाँ के लोग अगर यहाँ आ जाएं तो उनसे कहा जाए कि आप जो है तमिल बोलिए या आप यहाँ तेलुगु बोलिए, क्योंकि यहाँ तेलुगु की मतलब तेलुगु यहाँ की ज़ुबान है, आदमी नहीं सीखता है। तो यही है कि जो एक इलाके की ज़ुबान में लोगों की ख्वाहिश नहीं है, यानी एक स्टेट का बंदा दूसरी स्टेट की ज़ुबान को नहीं सीखता है, इसलिए उसको लोगों में उसको ना जानने की ख्वाहिश की वजह से उसमें तरक्की नहीं हो रही है। आगे चलिए, ज़ुबान के हुसूलियाबी। अब हुसूलियाबी एक टर्मिनोलॉजी है, आपने पढ़ा होगा अपने सिलेबस में, एक लर्निंग, एक एक्विजिशन। एक्विजिशन को ही हुसूलियाबी कहा जाता है। एक्विजिशन जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदी में क्या, एक अधिगम, एक अर्जन। तो हुसूलियाबी क्या है? एक अर्जन है, यानी क्या है? अक्वायर करना, जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड से सीख लेते हैं। बच्चा 4 साल 5 साल पे उसके आसपास उसके घर में जो ज़ुबानें बोली जाती हैं उसको सीख लेता है बिना किसी ग्रामर के पढ़े हुए, ठीक है। तो कहा जाता है ज़ुबान की हुसूलियाबी होती है, इसमें क्या होता है? ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज का इस्तेमाल करना, माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक टेक्निक जिसमें बच्चे अपनी ज़ुबान सीखते हैं, ग्रामर का तज्ज़िया किसी ज़ुबान जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ते नज़र, ठीक है, और इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़ुबान। यही ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? चौथा वाला सही होगा। यानी इंसान को, जैसे चोम्स्की क्या कहते हैं कि इंसान में क्या है? एलएडी, क्या नाम है? एलएडी है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वो कहते हैं बच्चे के दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, उसी को कहा गया है बेशुमार सलाहियत होती है किसी भी ज़ुबान को अक्वायर करने का। इसी के ज़रिए बच्चे को अगर माहौल मिल जाए तो बच्चा ज़ुबान सीख लेता है, ठीक है। तो इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़ुबान जो है वो हासिल करता है, किसमें? ज़ुबान की हुसूलियाबी भी, यानी एक्विजिशन में। एलएडी, इन्होंने क्या कहा है चोम्स्की ने? इनेट एबिलिटी, यानी बच्चे को पैदाइशी सलाहियत है, पैदाइशी अहलियत है ज़ुबान को सीखने के, बस उसे क्या चाहिए? माहौल चाहिए। अगर उसके आसपास वो ज़ुबान बोली जाती है, बच्चा बहुत जल्द उसको अक्वायर कर लेगा, हासिल कर लेगा। वही इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से। चौथा ऑप्शन आपका सही हुआ। आगे देखते हैं, ज़ुबान के मुअल्लिम मुंदरजा झेल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं? बच्चे को आप लिखना सिखाना चाहते हैं, ठीक है, इमला करवाना, बच्चों को साफ लिखने के लिए कहना, या जहन में महफूज ख़यालात को अपनी ज़ुबान में लिखने के लिए कहना, बच्चों को मज़मून के ज़रिए सीखने के लिए कहना। देखिए इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? इमला करवाना, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। बच्चों को साफ लिखने के लिए कहना, ये भी नहीं है। लेकिन जहन में महफूज ख़यालात, यानी जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपके माफिज़ ज़मीर में है, उसको अगर आप लिख करके अदा करें, उसको बाहर लाएं, अगर इसको आप करते हैं तो आप लिखने की सलाहियत सबसे ज़्यादा डेवलप होगी। इसलिए कहा जाता है लिखना सीखने के लिए आप डायरी लिख लिए, यानी सुबह से शाम तक आपने किन किन इंसिडेंट को देखा, क्या क्या आप किन किन चीज़ों का मुशाहिदा किया, इसको आप अपनी ज़ुबान में लिखिए। धीरे धीरे आपकी लिखने की सलाहियत डेवलप होगी, ठीक है। जहन में महफूज ख़यालात को अपनी ज़ुबान में लिखने के लिए अगर आप कहेंगे तो लिखना की महारत सबसे ज़्यादा डेवलप होगी, ठीक है। बताया ना मैंने कि हर ऑप्शन में आप देखिएगा जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव है वही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो अभी तक अगर वीडियो अच्छी लग रही है, डिस्कशन अच्छा लग रहा तो प्लीज़, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट भी करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए, मुंदरजा झेल में से ज़ुबान में किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है?
इतने सारे तरीके हैं, इसमें से किसके ज़रिए सलाहियत जो है पैदा की जाएगी बताइए? तलबा से बातचीत करके। अगर तलबा नहीं समझ रहे हैं तो उनको खामोश बैठने की सलाह, ये तो गलत है। बच्चे को अगर हम पैसिव रखेंगे तो हमेशा ये 100% ये गलत होगा, तो इसको आप काट दीजिएगा। गलतियों की निशानदेही करके उसकी इस्लाह करके, ठीक है, ये भी सही है लेकिन बहुत अच्छा नहीं लग रहा। आगे देखते हैं, मुआसलात के लिए ज़ुबान को इस्तेमाल करने के मौक़े करके। सबसे अच्छा ऑप्शन चौथा है। एक ट्रिक को याद रखिएगा, उर्दू पेडागोजी में कहीं भी अगर मुआसलात का लफ्ज़ आ जाए या तरसील का लफ्ज़ आ जाए या इबलाग का लफ्ज़ आ जाए तो आप आंख बंद करके इसी ऑप्शन की तरफ जाइएगा। मुआसलात क्या चीज़ है? जिसको आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कम्युनिकेशन, हिंदी में पढ़ा होगा संप्रेषण, ठीक है। इसी को उर्दू में कभी मुआसलात लिख के आता है, कभी तरसील लिख के आता है, कभी इबलाग लिख के आता है। आपको पता है ज़ुबान क्या है? एक कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। ज़ुबान के ज़रिए हम अपनी बात, जैसे ज़ुबान ही के ज़रिए मैं अपनी बात इतना दूर बैठ करके आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ये क्या है? ज़ुबान एक कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं हुआ? तो यही है ज़ुबान के ऑप्शन में। ज़ुबान तो मुआसलात के लिए ज़ुबान को इस्तेमाल करने का सबसे ज़्यादा मौका जिसमें मिलेगा, ज़्यादा आपको बोलने का मिलेगा, लिखने का मिलेगा, पढ़ने का मिलेगा, सुनने का मिलेगा, वही उसी से आपकी ज़ुबान जो है अच्छी होगी, आप ज़ुबान को सीख लेंगे, ठीक है। तो मौक़े जहाँ आ गया, यानी मुआसलात के लिए ज़ुबान को इस्तेमाल करने का मौक़े पैदा करके, ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। आगे देखते हैं, एक मुतासिर कुन सबक से ज़ुबान की तदरीस शुरू करना होता है, यानी ऐसा सबक जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो किस तरीके के ज़रिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा? समाई तरीक़ेकार के ज़रिए मकसद को वाज़ेह करना, सरगर्मी के साथ तालिब इल्म को बहाली को बढ़ाना, ठीक है। अब देखिए, सरगर्मी करके तालिब इल्म, सरगर्मी मतलब एक्टिविटी करके बच्चे को खूब ज़्यादा एक्टिव करना। मैंने बताया शुरू में ही, जिस ऑप्शन में बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है, बच्चा सेंटर में है, वो ऑप्शन 99% सही होता है। आगे देख लेते हैं, तीसरा क्या है? सबक के असल मकसद को पेश करना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना। ब्लैक बोर्ड पे कौन लिखेगा? टीचर लिखेगा। सबक के असल मकसद को पेश कर कौन करेगा? टीचर पेश करेगा। ये सब क्या है? टीचर सेंटर्ड है। लेकिन सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को सरगर्मी करेंगे तो टीचर भी करेगा, बच्चे भी करेंगे। जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव होगा, सरगर्म होगा, मुतहर्रिक होगा, ठीक है, तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मुआलजाती तालीम। मुआलजाती, आप देखिए दिमाग घूमता है कि मुआलजाती का मतलब क्या है। आपने पढ़ रखा होगा रिमेडियल टीचिंग। क्या पढ़ा होगा? रिमेडियल टीचिंग। जैसे हमने एक दिन क्लास, जैसे एक यूनिट ख़त्म हुई क्लास में, टीचर क्या करता है? यूनिट टेस्ट लेता है ना। यूनिट टेस्ट ले करके फिर कॉपी देखता है, तो उसको पता चल जाता है कि जो मैंने यूनिट कंप्लीट की है इसमें कौन सा कंसेप्ट बच्चों का क्लियर नहीं है। फिर उस कंसेप्ट को जब टीचर दोबारा पढ़ाएगा, यानी जो टेस्ट लिया उसको क्या कहेंगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट। और जब बाद में पढ़ाएगा टेस्ट लेकर के, उसको मुआलजाती तदरीस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुआलजाती तदरीस, ठीक है, जिसको मुआलजाती तालीम के नाम से भी जाना जाता है। मुआलजाती तालीम यानी रिमेडियल टीचिंग। तो रिमेडियल टीचिंग में क्या है? पहले हम पता लगाते हैं, पता लगाने के बाद जैसे हमें समझ में आता है कि कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं, दोबारा पढ़ाते हैं। तो इस ऑप्शन में से क्या होगा कि हुक्म के ज़रिए, हिदायतनामा के ज़रिए, मनफी तरीक़ेकार, नज़रियाती तरीक़ेकार। बताइए कौन सा होगा? इसमें से हिदायतनामा के ज़रिए। जाहिर सी बात है, आपने कोई चीज़ चेक किया, समझ में नहीं आएगा, उसके बारे में आप इंस्ट्रक्शन देंगे। जैसे क्लास में बच्चा कोई गलती किया, आप उनके पेरेंट को बुला करके उनको इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि फ़ला जगह फ़ला बच्चे को हिदायत देंगे ताकि दोबारा वो काम बच्चा ना करे, ठीक है। हिदायतनामा के ज़रिए, यही जो है ऑप्शन आपका सही होगा।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, आप बने रहिएगा। फिर भी मेरी तस्वीर यानी पिक्चर दिख रही होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं हम। 99 क्या है, यानी अगला आपका क्वेश्चन क्या है, ज़ुबान में महारत पैदा करने के तरीक़ेकार को सिखाया जाता है। हम चाहते हैं बच्चा ज़ुबान में माहिर हो जाए, यानी ज़ुबान में महारत हासिल करवाना चाहते हैं। किस तरीके के ज़रिए, आपको पता है कि बेसिक महारतें कौन है, LSRW, यानी लिसनिंग यानी सुनना, एस से क्या है स्पीकिंग यानी बोलना, आर से क्या है रीडिंग यानी पढ़ना, और डब्ल्यू से क्या है राइटिंग यानी लिखना। तो किसके ज़रिए आप सिखा सकते हैं, साफ साफ वजाहत के ज़रिए। तन्हाई में कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती है, तन्हाई में कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती तो गलत होगा। एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार यानी सिस्टम से, किसी चीज़ की तकलीद करके यानी उसके पीछे पीछे नकल करके, तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन तीसरा होगा, यानी एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि बच्चे को पहले हम कोई चीज़ सुनाएंगे, जब बच्चा सुन लेगा तो बोलने की सलाहियत डेवलप होगी, या कोई एक्टिविटी कराएंगे, कोई चीज़ पढ़ाएंगे, जब पढ़ेगा समझेगा तो बाद में लिखने भी लगेगा। ठीक है, एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार के ज़रिए हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आगे चलिए, तलबा को ज़ुबान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम, यानी तलफ़्फ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन, उच्चारण की तफ़हीम में कमी हो जाती है, इससे कैसे बचा जाए, यानी बच्चा सही से उसका तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाता, तो किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। जैसे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, क्लासरूम में आवाज़ें बुलंद पढ़ना, एक ड्रामाई अंदाज कायम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सकते हैं। पहला भी सही लग रहा है, दूसरा भी, तीसरा क्या है, गलती होते ही गलती की इस्लाह करना, यानी टीचर का काम फ़ौरन गलती बताना नहीं है, तो ये ऑप्शन हम काट देंगे। आगे क्या है, मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना और ज़ुबान के माहिरीन के ज़रिए, यानी अलग अलग जो सरगर्मी एक्टिविटीज़ को अमल में लाना, ये भी ऑप्शन सही लेकिन उतना सही नहीं। चारों में से हम देखेंगे सबसे अच्छा ऑप्शन पहला है, यानी बच्चे का तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है तो टीचर क्या करेंगे, आवाज़े बुलंद पढ़ेगा उस इबारत को। जब उस इबारत को आवाज़े बुलंद बच्चा सुनेगा तो उसी तरह खुद अदा करने की कोशिश करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, पहला वाला। आपको पता है एक साइलेंट रीडिंग होती है, खामोश मुताला, एक होता है कौन, लाउड रीडिंग। टीचर क्या करेगा, लाउड यानी मिसाली बुलंद ख्वानी करेगा। ठीक है, जो टीचर के ज़रिए बुलंद ख्वानी होती है उसको क्या कहते हैं, मिसाली बुलंद ख्वानी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, पहला वाला। आगे चलिए, पर्चा सवाल बनाने के बाद मुअल्लिम मकासद की जांच करेगा कि सवालनामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं। जाहिर सी बात है, कोई जब पेपर बनता है उसके कुछ मेयार होते हैं। पहली चीज़ देखा जाता है कि पेपर वैलिड है कि नहीं। इस चीज़ को समझ लीजिए थोड़ा सा, आपके आगे जितनी पेडागोजी दूसरे ज़ुबान में भी, CDP में भी ये चीज़ मदद करेगी। किसी पेपर के लिए ज़रूरी है कि वैलिड है कि नहीं। वैलिड का मतलब जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया है उस चीज़ पे खरा उतरता है कि नहीं। जैसे थर्मामीटर आप लीजिए, थर्मामीटर किस लिए बना है, थर्मामीटर बुखार नापने के लिए बना है। अगर वो बुखार को नापता है तो क्या कहेंगे, वैलिड है। वैलिड को उर्दू में क्या कहते हैं, वैलिड को कहते हैं दुरुस्त। समझ में आ गया। दूसरी चीज़, किसी भी पेपर के लिए एक मेयार ये होता है कि वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब है कि उस पैटर्न का बार बार अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो रिजल्ट सेम आए। जैसे आप थर्मामीटर से एक मरतबा बुखार नापते हैं, 98 डिग्री आपका आया, ठीक है, इतना आपका टेम्परेचर आया। अब दोबारा फिर 10 मिनट के बाद नापते हैं तो 98 के आसपास आता है, तो कहेंगे क्या है ये, जांच क्या है आपका, ये है क्या, रिलायबल। रिलायबल को क्या कहते हैं, मुअतबर या एतबार। मुअतबर है। ठीक है, ये दो चीज़ बहुत मेयारी माना जाता है किसी पेपर के लिए, वैलिड होना चाहिए, मुअतबर होना चाहिए। तो ठीक है, तो
मुअल्लिम पेपर बनाया, फिर चाहता है कि मकासद की जांच करेगा कि सवालनामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं, मवाद का अहाता कर रहे हैं, सवालात की किस्में, एतबार, एतमाद, ठीक है, और दुरुस्त, यानी जिस चीज़ के लिए बना उस पर खरा उतर रहा है कि नहीं, ये क्या है, ये दुरुस्त, यानी वैलिड चेक करेंगे, वैलिड है कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर दोबारा फिर रिजल्ट लेंगे बार बार, अगर वो खरा उतर रहा तो उसको क्या कहेंगे, मोतबर है कि नहीं, यानी रिलायबल है कि नहीं। अब आगे देखते हैं, मुश्किल से पढ़ना डैश मुश्किल की अलामत नहीं है। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। हुरूफ और लफ्ज़ों की पहचान करवाना, हिज्जे की रवानी, पढ़ने की रफ्तार, उसके बहाव, लफ्ज़ों में तफ़हीम व ख़यालात। देखिए हिज्जे की रवानी, हिज्जे मतलब क्या है, उसके तलफ़ुज़, ठीक है, उसकी रवानी मुश्किल की अलामत नहीं है। ठीक है, देखिए पढ़ने के तो बहुत सारे तरीक़े हैं। जैसे पढ़ने का मतलब है कि उसमें हम रुमूज़ व औक़ाफ़ आप पढ़े होंगे कि कहाँ फुल स्टॉप लगना है, वहाँ कितनी देर रुकेंगे, कहाँ सेमी कॉलन है, कहाँ कॉमा है, ठीक है, तो कहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह किस तरह से हम पढ़ेंगे, ये सब तरीके होते हैं पढ़ने के। तो हिज्जे की रवानी मुश्किल की अलामत नहीं है। आगे चलिए, मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान ज़ुबान के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है। बताइए ज़ुबान के ताल्लुक़ से इसमें से कौन सा दुरुस्त नहीं है। बताइए, हर ज़ुबान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है, जाहिर सी बात है, कोई भी ज़ुबान हो उसकी एक ज़ाती शक्ल होगी, ये तो सही है। ज़ुबान का ताल्लुक़ तहज़ीब व तमद्दुन, ज़ुबान जिस कौम की ज़ुबान है उसकी तहज़ीब व तमद्दुन, यानी ताल्लुक़ उसका किससे है, तहज़ीब व तमद्दुन, जिसको आप पढ़ेंगे कल्चर और सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ होता है। कोई किसी की ज़ुबान मरती है तो उसका कल्चर और सिविलाइजेशन भी मर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए देखेंगे हर इलाक़े की ज़ुबान को बढ़ाने की बात की जाती है हमेशा। ज़ुबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, ये चीज़ गलत है यार। ज़ुबान की सादगी से उसमें पेचीदगी आएगी, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो पूछा क्या जा रहा है, ज़ुबान के ताल्लुक़ से क्या से दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ये दुरुस्त नहीं है कि ज़ुबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। मसनूई ज़ुबान तज्ज़िया की तरफ जाती है, ये सही है। ठीक है, बाकी के पूछा जा रहा नहीं है तो इसलिए तीसरा ऑप्शन, और ये सब, और पहला दूसरा चौथा क्या है, ये चीज़ उसमें दुरुस्त है। ठीक है, ज़ुबान के ताल्लुक़ से। आगे क्या है, क्लासरूम में मश्क मतलब क्या, प्रैक्टिस, ज़ुबान बेहतर सेग़े ज़ुबान की तरक्की होती है। बताइए क्या है इसका, क्या होगा। यानी कहा जा रहा है क्लासरूम में किस एक्टिविटी का ज़रिए मश्क किया जाए कि ज़ुबान की नशोनुमा हो। बताइए, मुअल्लिम के साथ सब मिलकर किताब से कहानी पढ़ने से, ग्रुप में अल्फाज की सही तलफ़ुज़ पर अमल करवाने से, फ़र्दन नज़्में याद दिलाना और नज़्में गवाने से, अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के ज़रिए अदा करने में हिस्सा। सबसे अच्छा ऑप्शन चौथा होगा। मतलब बच्चे की जो पसंदीदा कहानी है उसको किरदार यानी ड्रामा करके, एक्टिविटी करके अगर उसमें भाग लेगा, उसमें हिस्सा लेगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़ुबान की नशोनुमा होगी। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें सबका अलग अलग रोल होता है, सब अपने रोल के एतबार से डायलॉग उसमें बोलते हैं, तो उसमें लोगों की बात बच्चा सुनता है, सुनने की सलाहियत डेवलप होती है, फिर बोलता है तो बोलने की सलाहियत डेवलप होती है। तो अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के ज़रिए अदा करने में हिस्सा लेने से। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो गया। रवानी के साथ पढ़ने का मकसद, यानी रवानी के साथ पढ़ने का मकसद क्या होगा। बताइए, दिलचस्पी बढ़ाना, तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल करना, क़िराअत की तौसी मालूमात हासिल करना। बताइए कौन सा होगा। इसमें होगा तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल करना। रवानी के साथ पढ़ रहे हैं, यानी आपका क्या है, आपका जो मुताला क्या है वसी है। रवानी के साथ पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो क्या होगा, तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। तो हमने
15 क्वेश्चन प्रीवियस लिया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं 15 में से कितना आपका सही हो रहा है, कितना आपको पहले से पता था। ठीक है, आप ज़रूर बताइएगा। और अगर इस तरह से हम एनालाइज कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक मरतबा बताएं, ताकि हम अपने पढ़ाने समझाने के मेथड को बदल सकें। ठीक है, आप फीडबैक ज़रूर दीजिए। अब आखिर में क्या है, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी अगर हम सीख लेते हैं तो इससे हम दूसरी ज़ुबान में भी मदद होगी, सीडीपी में मदद होगी। आपको पता है बहुत से लोगों ने बीएड इंग्लिश मीडियम में, किसी ने उर्दू मीडियम में, किसी ने हिंदी मीडियम में कर रखी होगी। उर्दू पेडागोजी में उर्दू के टर्मिनोलॉजी नहीं आती, हम इंग्लिश में जानते हैं, तो इसलिए तीनों को हम देखते हैं। आज 131 से 140 तक यानी 10 टर्मिनोलॉजी को लेंगे। हम देखते हैं वकूफ़ी मैदान। वकूफ़ी मैदान क्या है, आपने पढ़ा होगा ब्लूम्स की टेक्सोनोमी। ब्लूम्स की दर्जाबंदी में कॉग्निटिव डोमेन एक है जिसको हम वकूफ़ी मैदान कहते हैं, और इंग्लिश और हिंदी में क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसमें बच्चा अपना दिमाग लगाता है। अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव मतलब जो इमोशन से है, यानी तासुराती मैदान, जिसको आप भावात्मक क्षेत्र कहते हैं। तीसरा क्या है, साइकोमोटर, यानी आप फिजिकल देखते हैं ना, साइकोमोटर में 2 चीज़ होती है, बच्चा दिमाग लगाता और हरकत करके। एक फाइन मोटर जिसमें छोटी मसल्स काम करती है, एक ग्रॉस मोटर जिसमें क्या है, बड़ी मसल काम करती है। उसको साइकोमोटर डोमेन को क्या उर्दू में कहते हैं, नफसी, यानी साइको को नफसी और मोटर को हरकी, जिसमें हरकत पाई जाती है। हरकी मैदान यानी मनोगत्यात्मक उद्देश्य, और बिहेवियरल व ऑब्जेक्टिव, जिसको उर्दू में क्या कहेंगे, तर्ज अमल, जिसमें कोई एक्टिविटी करता है, बिहेवियर यानी सुलूक बर्ताव करता है, तो तर्ज अमल का मकसद यानी व्यवहारिक उद्देश्य। आगे क्या है, रीजनिंग, जिसको उर्दू में क्या लिख के आता है, इस्तेदलाल, और हिंदी में क्या होगा, तर्क। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 5 और देख लेते हैं। एक है नॉलेज। आप देखेंगे ये जो आपका पहला है, क्या है, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के ये सब क्या हैं, उसके एक स्टेप हैं, आपने पढ़ा होगा। पहले नॉलेज है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, फिर एप्लीकेशन है, फिर एनालिसिस है, फिर सिंथेसिस है, उसके बाद क्या आता है, इवेलुएशन आता है। इसको हम उर्दू और हिंदी में किस तरह जानेंगे, देखिए, नॉलेज को हम मालूमात के नाम से जानते हैं, हिंदी में हम ज्ञान कहेंगे। अंडरस्टैंडिंग को तफहीम कहते हैं, और हिंदी में क्या, समझ कहेंगे। एप्लीकेशन यानी तीसरा स्टेप क्या है, किसी चीज़ को अप्लाई करना, एप्लीकेशन को हम इतलाक के नाम से जानते हैं। और अनुप्रयोग किसमें कहते हैं, हिंदी में। ब्लूम टेक्सोनोमी को मैंने 2 वीडियो में डिटेल से समझाया है, आप जाकर प्लेलिस्ट से ढूंढ सकते हैं, या आप यूट्यूब पे डालिएगा ब्लूम्स टेक्सोनोमी बाय मेराज सर, या इन उर्दू मीडियम डालेंगे तब भी मेरा आ जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने उसको देखा है। उसको मैंने हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों मीडियम में समझाने की कोशिश की है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। ब्लूम्स टेक्सोनोमी का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और तरकीब को क्या कहते हैं, यानी सिंथेसिस को संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो वैसे आप देखेंगे प्लेलिस्ट में भी ब्लूम्स टेक्सोनोमी बाय मेराज सर, या आप ब्लूम्स टेक्सोनोमी बाय निज़ाम एकेडमी करके डालेंगे, वो आपको आ जाएगा। उर्दू मीडियम डालेंगे फ़ौरन आएगा। चलिए, तो हमने 140 आज देख लिया, तो फीडबैक में ज़रूर बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, कमेंट भी करें, और इससे आप जुड़ जाएं निज़ाम एकेडमी 22 से। इस पर हम PDF डाल लेंगे, आप रिवीजन करते रहिएगा। तो बस आज के क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।